यूँ तो हादसे सबकी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर के लिए आपको गहरे जख्म दे जाते हैं। ऐसे जख्म जो कभी भरते नहीं, चाहे कितनी भी उनकी दवा हो जाए। ऐसे ही कुछ हादसे हुए हैं मेरठ के कुछ एसिड सर्वाइवर्स की ज़िंदगी में, जो आज तक भर नहीं पाए। उसकी वजह थी कि ना तो उनके परिवार ने उनको स्वीकार किया और ना ही समाज ने। लेकिन जिला प्रशासन की मदद से आज उन एसिड सर्वाइवर्स ने एक अपना रोजगार का जरिया शुरू किया है मेरठ की तहसील में। ये वो कैफेटेरिया है जिसका नाम रखा गया है सेकंड इनिंग कैफेटेरिया, जहां पर एक कैंटीन की शक्ल में ये कैफेटेरिया चल रहा है। यहाँ पर आपको जो खाने पीने की चीज़ें हैं, चाय है, कॉफ़ी है और ब्रेड सैंडविच है, समोसा है, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये कैफेटेरिया रन करते हैं 5 एसिड सर्वाइवर्स। ये वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में या फिर अपनी यंग एज में ये वारदातें झेली, जिसके बाद उन्होंने बरसों संघर्ष किया, अपने शरीर से संघर्ष किया, इस समाज से संघर्ष किया और अब जाकर एक पहचान बना पाए हैं, एक रोज़गार का जरिया वो खड़ा कर पाए हैं। ये सब कैसे हुआ ये सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे उनकी कहानियाँ, जिनमें उन्होंने बहुत सारा संघर्ष झेला है, कष्ट झेला है। मेरे साथ यहाँ पर गीता, शाहनवाज और शिवानी हैं। शिवानी, आप परतापुर की रहने वाली हैं। शिवानी, आप ये बताइएगा कि कैफेटेरिया तो आपका ओपन हो गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी घटना थी जिसके बाद सब कुछ बिखर गया, बदल गया? सर, मेरा नाम शिवानी त्यागी है, मैं मेरठ से हूँ। 2018 में मुझ पर एसिड अटैक हुआ था। मैं एक स्कूल में टीचिंग कर रही थी। जिस स्कूल में टीचिंग कर रही थी उस स्कूल के जो ओनर थे उनका बिहेव मेरे प्रति गलत था। जब मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई, मैंने वो स्कूल छोड़ दिया और दूसरी नई जॉब एक सोफ्रिक्स मॉल में मैंने करनी शुरू कर दी थी। और 3 महीने हो गए थे स्कूल छोड़े हुए। उसके बाद उन्होंने मुझ पर यह अटैक करवाया था। उन्होंने 2-3 लड़के हायर करे, कुछ पढ़ने वाले बच्चे हुए, उनको ड्रिंक कराकर कुछ पैसे का लालच देकर उनको हायर कर लिया। और रात को जब मैं ड्यूटी से आ रही थी तो मेरे घर के पास में ही मुझ पर एसिड थ्रो कराया था। उसके बाद जब एसिड अटैक हुआ तो जीवन तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो ही गया था। मेरा चित्र चरित्र सारा ख़राब हो चुका था और मानसिक तनाव बहुत झेला मैंने। उस समय लॉकडाउन आ गया, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, घर की ट्रीटमेंट इतना महंगा था, कोर्ट केस भी मैंने मजबूती से लड़ा अपना। इसमें अभी मेरे कोर्ट केस में ये है 6 अपराधी थे, वो 6 को उम्र कैद हो चुकी है। और ट्रीटमेंट के दौरान हमारा जो है इन सर्वाइवर से मिलना हुआ आपस में ही, और ज़्यादातर सर्वाइवर मेरठ से था। और सबकी यही परेशानी थी कि जो संस्थाएं वो हमारा ट्रीटमेंट तो करा देती हैं पर हमें काम नहीं मिल पाता, कोई भी संस्था या कंपनी हमें काम नहीं देती है। तो हमने आपस में एक प्लान बनाया, बैठ कर बात की कि कुछ जैसे एक शिरोज चला हुआ है उसी गेटअप पे हम कुछ अपना छोटा ही लेके चलेंगे, छोटा सेटअप से। और ये कैफ़े हमने रन किया है। ये 6 जनवरी को इसकी ओपनिंग हुई थी। इसका नाम हमने सेकंड इनिंग रखा है। ये कैसे आपको ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली? किन लोगों ने मदद की? कितना संघर्ष आपको इसके लिए करना पड़ा? सर, एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिलाधिकारी जी को रिक्वेस्ट की थी कि सर कोई भी थोड़ी सी जगह हमें अगर प्रोवाइड करा देते हैं तो हम सब मिलके आपस में सर्वाइवर जो हैं कुछ अपना रोज़गार हमें मिल जाएगा, हमें कोई काम से नहीं हटाएगा, हमें कोई घृणा के उससे नहीं देखेगा, समाज हमसे जुड़ेगा। तो पहले तो जिलाधिकारी जी को भी लगा कि शायद ये कर नहीं पाएंगे, उन्होंने भी इग्नोर किया। पर जब उन्होंने देखा कि नहीं ये खड़े रहते हैं और इनको मदद करनी चाहिए, तो उन्होंने फिर उनके सहयोग से ये हमें तहसील में जगह मिली है। SDM सर जो थे पहले, ओजस्वी सर, उन्होंने ये जगह हमें प्रोवाइड कराई है। परिवार की स्थिति क्या रही जब आपके ऊपर एसिड का अटैक हुआ? फिर कैसे आपका इलाज हुआ और परिवार में कौन कौन था और किस तरह का सपोर्ट परिवार का रहा? अटैक होने के बाद सर मेरे बच्चे थे तीनों, बच्चों से मैं 6 महीने अलग रही हूँ। बहुत चेहरा डैमेज हो गया था। और सपोर्ट तो मेरे मायके वालों ने, ससुराल वालों ने, हस्बैंड ने अच्छा सपोर्ट किया है। उन्हीं की वजह से मैं आज स्ट्रॉन्ग बन के इतना यहाँ खड़ी हूँ। और आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। कुछ मोटिवेशन स्टोरी सोशल मीडिया पे देखती थी ताकि मैं टूटूं ना किसी तरह। उसी समय छपाक फिल्म भी आई थी। तो यही है बस, अब सब मिलके यहाँ काम कर रहे हैं। आपके बच्चे अब क्या करते हैं? हस्बैंड क्या करते हैं? सर बच्चे छोटे हैं, तीनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हस्बैंड मेरे खेती बाड़ी करते हैं। अब आप यहाँ जो काम शुरू किया है इससे आप खुश हो?
एक आपको स्टैंड होने के लिए जगह मिली है। हाँ जी सर, बहुत खुश हैं हम, संतुष्ट हैं। अपना काम है और अब अपना काम है तो अब हमें कोई काम से नहीं हटाएगा सबसे पहले। और हमारा स्टाफ भी हम एक जैसा ही है, कोई हमारे खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, घृणा नहीं करेगा। हम आपस में खुश होकर यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ गीता भी हैं, उनके साथ भी इसी तरह की घटना हुई थी। गीता जी, क्या वो पूरी घटना थी? आपकी उम्र उस समय क्या रही होगी? कितने वर्ष हो गए? सर, मैं मेरठ से हूँ और रंगोली मंडप से हूँ। मेरठ से मतलब कि सॉरी मेरठ से ही बिलोंग करती हूँ। मेरे ऊपर ये सन 2000 में हुआ था एसिड अटैक। जैसे ही ये मतलब कि एक कैंटीन टाइप के, ऐसे ही मेरी शॉप थी कैंटीन टाइप की, लेकिन जो मेरा अटैकर था वो एक कस्टमर था। उसका मतलब कि उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। मैं मैरिड थी उस टाइम पे, मेरी 2.5-3 साल की बेटी थी। एज मेरी करीबन उस टाइम पे 16-17 साल की एज थी, क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई थी तो इसलिए कम एज में मेरी बेटी भी आ गई थी। और मतलब कि मेरे घर में ना पापा ना भाई कोई नहीं है, मैं अकेले ही अपनी मतलब उस शॉप को संभालती थी। मम्मी थी बस मेरी एक साथ में, तो उनके साथ ही रहती थी। बेटी होने के कारण मेरी सासू माँ ने मतलब कि मुझे अपनाया नहीं था ठीक से, तो मैं मम्मी के पास ही रहती थी। तो उसने जो कस्टमर था जिसने मेरे ऊपर अटैक किया, उसने मेरे से शादी के लिए प्रपोज़ किया। तो मैंने उसको मना किया कि भाई मैं शादी नहीं कर सकती तुमसे, और मेरे हस्बैंड भी हैं, मैं रही तो मम्मी के पास रही हूँ कि मतलब मेरे जो बात थी कि मतलब मैंने उसको मना किया। तो उसने मेरे ऊपर, मुझे पता ही नहीं चला, मैं अपनी चाय गर्म करने के लिए, क्योंकि मैं भी शॉप खोल के बैठी थी, तो मैं चाय गर्म करने के लिए ऐसे जैसे इसी साइड से फेस था, ऐसे जैसे घूमी मैं गैस की तरफ, उसने इसी साइड से मेरा ये पूरा हिस्सा डैमेज हो गया। मुझे पता ही नहीं चला उस टाइम पे कि कब मेरे ऊपर क्या गिरा। मुझे जैसे गरम गरम लगा। मैंने न्यू सूट पहना था, मैं 10th क्लास कर रही थी उस टाइम पे। शादी के बाद भी मैंने प्राइवेट फॉर्म भर के पढ़ाई की और मैं पेपर दे के आई थी। लेकिन मैं मनसा देवी गई थी उस टाइम पे अपने, कि मेरा पेपर अच्छे से मतलब कि मैं पास हो जाऊं। मैं तब वहाँ से ही आके बैठी थी। तो जैसे ही मेरे ऊपर वो एसिड गिरा, मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे, क्योंकि हम एसिड का कुछ मतलब ही नहीं समझते थे कि क्या एसिड है, क्योंकि हमने देखा ही नहीं था। तो जैसे वो ऊपर गिरा कपड़ों के ऊपर, तो मेरे जो न्यू कपड़े थे वो ऐसे मेल्ट होके गिर रहे थे कि जैसे कि कोई पन्नी को नहीं पिघलाते। तो जैसे हाँ, वो मेरे ऊपर जैसे मेरे पैर पे गिरे, मेरी पैर घुटने पे जैसे गिरी, मेरी उस पे भी सलवार का कपड़ा कुछ नहीं था। मेरे एकदम देख के घबरा गई, और जैसी मैं बाल्टी भरी हुई थी पानी की, उस साइड को भागी, क्योंकि मेरे हाथ ठीक थे। जैसे ही मैंने बाल्टी से पानी लेके एकदम अपने मुंह पे छपक्का मारा, क्योंकि 7 मई को ये हुआ था। छपक्का मारते के साथ ही मेरी किल्ली निकल गई। वहाँ पर कोई था ही नहीं मेरे पास में, क्योंकि मई का महीना था, 7 मई थी और चिलचिलाती धूप थी। तो उस टाइम पे सब लोग अपने अपने घर गए हुए थे खाना पीना खाने, क्योंकि मंडी मेरे पास आई हुई थी वहाँ पे। वो जो हमलावर था वो भाग गया था? जी, वो तो मतलब मेरे ऊपर थ्रो करके एकदम ऐसे भागा, उसका मुझे पता भी नहीं चला कि वो किधर भागा। वो आपके आसपास ही रहता था? नहीं, वो डेली बेस का कस्टमर था मेरा। अच्छा। पास नहीं रहता था, लेकिन बाद में सुनने में आया था कि वो पुलिस का मुखबिर था। अच्छा। बब्बू नाम था उसका, और वो पुलिस का मुखबिर था। लेकिन उसके बाद में जैसे ही एक साइकिल वाला वहाँ से गुजर रहा था, करीब आधा घंटा मैं ऐसे ही मतलब अकेले तड़फी थी। तो उस साइकिल वाले ने जैसा मेरा फेस देखा ब्लैक ब्लैक होता हुआ, उसने शोर मचाया कि इसे लड़की को क्या हो गया। तो तब सब लोग वहाँ के मंडी के निकल के भागे, जो बुजुर्ग थे वो निकल के भागे, और मेरे आस पड़ोस के जो थे, क्योंकि गर्मी में सभी अपने अपने घर में घुस जाते हैं। जब उन्होंने मुझे उठा के एकदम से, कोई दूध वगैरह कुछ नहीं मिला, कहते कि दूध से मतलब वो एसिड का वो असर कम होता है, लेकिन दूध भी गर्म था उस टाइम पे सब दुकान पर। आप अस्पताल आपको ले गए थे? हाँ, मुझे अस्पताल ले गए लोकप्रिय में। तब उस टाइम पे एक ही बिल्डिंग बनी हुई थी, तो लोकप्रिय वालों ने मुझे एडमिट नहीं किया, उन्होंने मेडिकल के लिए रेफर कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे ऊपर वहाँ पे पानी चला चुके थे। हेड पंप था वहाँ पे सरकारी, पानी चला दिया। मैम, आपको कितने महीने इस ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ा? इसके दौरान आपकी जो बेटी थी छोटी सी, वो कैसे, आपकी माँ कैसे सर्वाइव की? वो सर उस टाइम पे मेरे पास नहीं थी, मेरी फ्रेंड के पास थी। शशि नाम है मेरी फ्रेंड का, उसके पास थी मेरी बेटी उस टाइम पर। लेकिन वो जैसे ही उसको पता चला, मेरी फ्रेंड मेरे साथ आई और मतलब कि पीछे पीछे पहुंची। जो वहाँ के लोग थे, मतलब मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था कि जो मैं मतलब अपना
ट्रीटमेंट कराती उस टाइम पर। तो जो मंडी वाले लोग थे उन्होंने ही मेरा चंदा उगा के एक तरीके से जो आड़ती लोग थे उन्होंने मेरा इलाज कराया वहाँ पर मेडिकल में, जैसे मुझे एडमिट किया। बस मुझे लोकप्रिय तक तो याद था कि हाँ मैं लोकप्रिय में एडमिट हूँ, उसके बाद में मुझे कुछ याद नहीं था। मेरी फ्रेंड ने ही मुझे सारी बातें बताई। कितना महीना आपको लगा उस माहौल से निकलने में? कम से कम सर मुझे लगा 5-6 साल तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकली थी बिल्कुल भी। चेहरे को ओपन करके निकलती थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद में एक हमारे वो भी मेल ही है, एसिड सर्वाइवर है, चंद्रास मिश्रा, उन्होंने मेरे को मिले, वो उन्होंने बाहर मतलब कि मिलने की मुझे बाहर सबसे मिलवाया, 1-2 जनों से जो ये सरोज वाले हैं उनसे मिलवाया, लक्ष्मी अग्रवाल से। उसके बाद ही मैं बाहर निकलना स्टार्ट किया ट्रीटमेंट के दौरान। फिर बाद में ये जब लॉकडाउन हुआ है मुझे एक फ्लिपकार्ट की जॉब मिली, उसमें भी मेरी सर्जरी के दौरान मुझे दिक्कतें आई, काफ़ी परेशानी हुई। तो उस टाइम के बाद में फिर मैंने वो जॉब मतलब कि उन्होंने मुझे जॉब से हटा दी क्योंकि मेरे स्टेज पक गए थे, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था मेरा सोपरिक्स पे। फिर उसी दौरान मुझे ये शिवानी त्यागी और शहनवाज ये मिले मैदानता, और फिर हम सब ने इकट्ठा इन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि भाई हम एक, क्योंकि मेरठ के अंदर काफ़ी एसिड सर्वाइवर हैं, सब ने मिल कर ही फिर हमने ये कैफ़े स्टार्ट किया है। और अब हम ये आपके परिवार की अगर बात करें तो परिवार में कौन कौन है, कैसे सेटल हैं, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? सर पढ़ाई लिखाई मेरी पैसे की ही वजह से, मेरी बेटी की पढ़ाई बीच में छूट गई है। ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर रही थी मेरी बेटी छोटी वाली, और जो अब कुछ टाइम पहले मतलब कि बहुत दिक्कतें आ रही थी, एक छोटी सी शॉप में नाइट में लगाती हूँ रंगोली मंडप में ही, वो ठिया ही जिस ठिए पे मेरे पर एसिड अटैक हुआ वो तो वहाँ से मतलब कि उसी जगह पर एक भैया दूसरे लगाते हैं, मैंने उनको दे दिया था बराबर में ही। अब रात को मैं उसी पे लगाती हूँ, लेकिन अब मैं भी चाहती हूँ कि वहाँ पे दिन में लगाऊँ। और मैं वैसे यहाँ इनके साथ में करके शिवानी ने मेरे को टीम लीड एक तरीके से वर्क बना के हम साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी मुझे बहुत काफ़ी हेल्प हुई है काम करने से, क्योंकि जब हम कहीं भी जॉब करने के लिए जाते थे, मांगने जाते थे, तो हमें सब एक घृणा भरी नज़र से देखते थे। तो अभी वैसे मेरी बेटी की पढ़ाई छूटी हुई है बीच में, मैं चाहती हूँ कि यहाँ से काम करके या मुझे कहीं से मतलब कि मेरा सपोर्ट हो, मैं अपनी बेटी को आगे अपने पैरों पे उसे खड़ा करूँ। इनके अलावा जो शाहनवाज हैं वो भी हमारे साथ हैं, जो इनकी टीम के दूसरे मेंबर हैं। शाहनवाज जी, आपकी उम्र क्या होगी और आपकी कहानी क्या है, किस तरीके से आपने ये जीवन जो है वो यहाँ तक लेकर आया? सर मेरा जो नाम है शाहनवाज है, मैं भी एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ और मेरी एज जो है 30 ईयर्स हो चुकी है, 30 साल की। और जब ये मेरे तक अटैक हुआ था 1997 में मेरे तक अटैक हुआ था, एसिड अटैक। और ये घटना जो घटी थी, ये हमारे हाउस में एक किराएदार रहता था, तो हमारे पिताजी उसको मकान को खाली कराने के लिए बोल रहे थे, तो वो कर रहा नहीं था, बोलने लगा कि भाई मैं कुछ समय बाद कर दूंगा उसको खाली। पापा ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुछ समय बाद पापा ने फिर बोला था इसको खाली कर दो। वो बोलने लगा था कि मैं इसको खाली नहीं करूँगा, आपसे जो होगा वो कर लो। पापा को इस बात पर गुस्सा आया, तो पापा ने बोला भाई इसको मैं आज खाली करा लूँगा, मुझे ज़रूरत है। तो पापा ने उसको मकान को खाली करा लिया। खाली कराने के बाद वो बोलने लगा कि मैं आपको देख लूँगा। पापा ने बोला भाई क्या देख लोगे, मैंने कुछ गलत तो किया नहीं, मुझे ज़रूरत है, मैंने खाली करा लिया, बस कोई बात नहीं थी। वो चला गया। उस समय बाद हमारा डैश रोड़ी का काम था, गोल मंदिर पे दुकान थी पापा की, और उस समय मैं 4 साल का था। हम 4 सिस्टर में मैं सबसे छोटा अकेला भाई हूँ। तो इसी चीज़ को देखते हुए उसने सोचा कि भाई इसको ख़त्म कर दिया जाए तो इनकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, माता पिता की, पूरी फैमिली की। उसने ये सोच करके एक प्लान किया कि भाई इस पर तेज़ाब डाल दिया जाए, मार दिया जाए। तो हमारे पिताजी वहाँ पर गए हुए थे दिल्ली गाड़ी लेने, रोडी डैस्ट की। उसको पता चला कि भाई इसने आज उनके घर पर कोई नहीं है मम्मी के अलावा, बच्चे सब छोटे थे हम। तो उसने मौका देख करके कुछ लोगों के साथ रात को आकर के, हमारा बाहर दलान था, मकान नीचा था, ज़्यादा ऊंचा नहीं था, तो उसको सब पता था, काफ़ी समय से रह रहा था। उसने बिजली का भी सारा फिटिंग का काम आता था, उसने भी फिटिंग करी हुई थी हमारे मकान में। तो उसने बाहर से बाहर पहले कनेक्शन काटा,
कनेक्शन काटने के बाद रात को लगभग 2 बज रहे थे, वो हमारे घर में घुसा। घर में घुसने के बाद टहला वो, तो सबसे छोटी सिस्टर ने उसको देख लिया था, लेकिन वो घबरा गई थी क्योंकि सब छोटे थे बहुत, तो घबरा के वो सो गई। उसके बाद उसने सोते हुए पर मुझे ही देखकर, मेरे फेस को देखकर कि यही बेटा है, मेरे फेस को देखकर तब उनने मेरे पे एसिड डाला। एसिड डालने के बाद वो छत पे चढ़ कर चला गया था, तो मैं एसिड जब मेरे पे डल चुका था तो मैं तड़पता हुआ नीचे गिर गया चारपाई से सोता हुआ। मम्मी के पास सो रहा था, तो मम्मी ने मुझे उठा करके फिर अपने पास लिटा लिया। तो ऐसी 2-3 बार हुआ। उसके बाद मम्मी बोलने लगी भाई पता नहीं क्या हुआ, बड़ी सिस्टर को उठाया, देखना बेटा को क्या हो गया, पता नहीं ये बार गिर रहा है नीचे। तो उन्होंने बोला कि पता नहीं क्या हुआ, मम्मी रो रहा है भाई। उसके बाद लाइट ऑन करके देखी तो लाइट ऑन नहीं हो पाई क्योंकि उनने पहले ही कनेक्शन काट चुका था वो लोग। तो फिर उन्होंने एक मोमबत्ती थी उस समय, उसको जलाया तो मेरा फेस पूरा काला हो चुका था। तो कुछ समझने नहीं आ रहा था। बाहर भी मोहल्ले के लोग को रोने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन कोई अंदर आने की हिम्मत नहीं रखता था, कोई सपोर्ट के लिए खड़ा नहीं हुआ उस समय। तो हम रोते रहे ऐसे ही। लगभग 4 बज गए। उस दिन पापा थोड़ा जल्दी आ गए। अब पापा जल्दी आए दिल्ली से, तो उन्होंने देखा भीड़ लगी हुई है। पापा ने कहा कि भाई भीड़ कैसे लग रही है। उन्होंने बोला कि आपके घर में कोई चोर घुस गया। तो उस समय पता नहीं था किसी को कि भाई ऐसा हादसा हो गया, अटैक हो गया किसी बच्चे पर। तो हमारे घर के बाहर एक खन्ना था, वहाँ से पापा जल्दी से चढ़े और घर में कूद गए हमारे। और उसने फिर ताला लगा हुआ था, अंदर से ताला तोड़ा। ताला तोड़ के बाहर की पब्लिक अंदर आई। अंदर आने के बाद मेरा पूरा फेस काला हो चुका था। तो पापा ने मेरे सारे कपड़े मेरे चिपक चुके थे मेरे शरीर पर। उस चीज़ को देखते हुए पापा जैसे मुझे गले लगाया। मम्मी भी जल चुकी थी, यहाँ से थोड़ी सी सीने से लगाया था उन्होंने, तो वो भी जल चुकी थी। और मम्मी बेहोश थी उस समय। और सब बच्चे हम रो रहे थे। मैं तो बोल भी नहीं पा रहा था, चाहते हुए भी मैं बोल नहीं पाया क्योंकि मेरे ज़बान पर भी इतने मोटे मोटे छाले पड़ चुके थे। मुझे ये पता था कि पापा आ चुके हैं। तो पापा का एक दोस्त था डॉक्टर अशोक, उन्होंने उसको बुलाया, फ़ोन करा, तो उन्होंने बताया कि भाई बच्चे पर एसिड अटैक हुआ है। तो उसके बाद फिर मुझे सिटी हॉस्पिटल में लेके जाया गया। वहाँ पर उन्होंने बोला कि बच्चा बचने का नहीं, इसको आप लेकर चले जाओ। वहाँ से उम्मीद खो करके फिर पापा प्यारे लाल हॉस्पिटल लेकर के गए। वहाँ लेके जाने के बाद फिर उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया मेरा। अगले दिन नेक्स्ट दिन उन्होंने बोलने लगे भाई ये बच्चा बचेगा नहीं, इसको आप लेकर चले जाओ। फिर उसके बाद मुझे हापुड़ में लेके जाया गया, अशोकगढ़ हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेके जाया गया। वहाँ दिखाया, वहाँ मेरा लगभग 6 महीने ट्रीटमेंट चला। 6 महीने ट्रीटमेंट चलने के बाद वहाँ पर जो ग्राफ्टिंग की गई है, सर्जरी की गई, मेरा फेस गलने लगा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फेस बेकार हो चुका था। ये पूरा कान ऐसे गल के गिर गया, पूरा गाल मेरा काटा गया, ऐसी मेरा यहाँ पर पूरे हड्डी बची यहाँ पर। और फिर डॉक्टर बोलने लगा भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, ये बच्चा लेके चले जाओ आप सफदरजंग में। उस टाइम तो पापा को इतनी नॉलेज नहीं थी दिल्ली के लिए कि भाई कैसे होगा क्या होगा। तो फिर भी पापा लेके चले गए वहाँ पर। तो वहाँ पर दिल्ली हॉस्पिटल में मुझे ले जाने के बाद वहाँ पर दिखाया गया, तो वो बोलने लगे भाई इस बच्चे में कुछ नहीं है। आप वहाँ पर बोलने लगे डॉक्टर सफदरजंग में कि आप इसे लेके चले जाओ, कुछ नहीं बचा। तो वहाँ माता पिता क्या करते, उस समय अकेले थे, वो रोने लगे। रोने के अलावा कुछ नहीं था उनके पास। बोलने लगे कि बस हमारा बच्चा बच जाए कैसे भी। कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि उनका बच्चा उनके सामने प्राण खो दे। तो बस वो ऊपर वाले से ही आस रख लेते कि भाई हमारा बच्चा बच जाए। कैसे करके आपका फिर बाद में ट्रीटमेंट हुआ और संघर्ष जो था बचपन से लेके अभी तक का, वो कैसा रहा आपको? उसके बाद जैसे मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, कुछ समय बाद धीरे धीरे सुधार आता चला गया चेहरे पर। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने स्ट्रगल किया भाई। मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। फैमिली ने भी सपोर्ट किया भाई अब आप पढ़ लो। फिर मैंने सोचा मैं अगर मैं स्कूल में पढ़ूंगा तो फिर बच्चे भी डरेंगे। ये चीज़ें मेरे माइंड में आती थी कि भाई मैं जाऊंगा, मैं खुद को अपने आप नहीं देख सकता तो फिर बच्चों का कैसे होगा। ये चीज़ें मेरे मन में आने लगी। तो हमारे घर पर जो शीशा था उस पर एक स्याही लगाई गई ताकि ये अपने फेस को ना देख पाए। तो मैं देख करके क्योंकि खुद घबरा जाता था कि भाई ये क्या हो गया मेरे फेस पर, तो उसको हटा दिया गया फिर स्याही लगा के शीशे को वहाँ से। और फिर मेरा ज़बरदस्ती सिस्टर ने एडमिशन कराया गया। मेडिकल सेंटर कॉलेज था, उसमें मेरा एडमिशन कराया गया। मैंने 7th क्लास तक वहाँ पढ़ाई की
उसके बाद फिर फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि घर पे कमाने वाला कोई नहीं था। माता पिता थे वो थोड़े थोड़े बुज़ुर्ग होने लगे, और फैमिली में सिस्टर थी, वो क्या करते, जॉब कर नहीं पा रही थी वो, क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो उस समय फिर मैंने सोचा भाई मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसी पढ़ाई करता रहा, पढ़ाई के लिए भी इतनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही ठीक से। फिर क्या काम आपको मिला, कैसे किया? फिर उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे एक काम स्टार्ट किया। कहीं एक मेरा फ्रेंड था, वहाँ मैंने एक प्लास्टिक के पार्ट्स के लिए काम सीखा थोड़ा सा। फिर मैंने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया कि भाई ये काम करा जाए। थोड़ा थोड़ा सीख के मैं वहीं पे थोड़ा सा काम करने लगा, पढ़ाई भी करने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, पढ़ाई भी करता रहा, काम भी करता रहा, लेकिन मैं दोनों चीज़ें नहीं कर पाया। इस बीच में फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई छूटने के बाद फिर मैंने ट्रीटमेंट चलता रहा, कुछ काम करता रहा। फिर मेरा लॉकडाउन के समय लॉकडाउन हो गया अचानक, और मेरा जो काम मैं कर रहा था वो काम मेरा बंद हो गया। उसके बाद फिर मैंने जैसे हमारा ट्रीटमेंट चलता है, तो इसके चलते हुए हमारे हॉस्पिटल में और सर्वाइवर से मेरी मुलाकात हुई। मैंने देखा कि भाई यहाँ तो और सर्वाइवर्स हैं जिन पर अटैक हुआ है। तो हमारी मुलाकात होती है शिवानी जी से। शिवानी जी और मैं मिल के फिर बात करते हैं कि भाई हम कुछ काम करते हैं, क्योंकि हमें अटैक होने के बाद जॉब नहीं दी जाती है, हमारी पढ़ाई छूट जाती है, एजुकेशन पूरी नहीं मिल पाती है। फिर किसने आपकी मदद की, यहाँ तक कैसे पहुँचे? हाँ, फिर हमारी शिवानी की और मेरी बात हुई आपस में। हमने सोचा कि भाई कुछ करने की ठानते हैं, क्योंकि मेरठ में हमारे 25 से 30 सर्वाइवर हैं। हमने सोचा कि भाई कोई बाहर नहीं निकलना चाहता, कोई कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि अटैक हो जाता है तो वो यही सोचते हैं कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ख़त्म हो गई, और बाहर अगर हम निकलेंगे तो कोई हमसे डरेगा, कोई हमें क्या बोलेगा, क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने मन में घुटती रहती हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते। तो यही सारी चीज़ें सोच करके हमने सोचा कि भाई हम बाहर निकलेंगे। तो हम दोनों बाहर निकले। हमने एक एप्लीकेशन डीएम साहब को दी थी उस समय, और फिर हमने डीएम साहब से बात की कि सर हम इस तरह से कुछ कैफ़े या कैंटीन रन करना चाहते हैं, हमें छोटा सा एक स्पेस मिल जाएगा तो हम कुछ समय बाद उसको बड़ा कर लेंगे। और इतने सर्वाइवर से मेरठ ने, वो भी कुछ करेंगे। वो जब देखेंगे कि भाई हाँ हमारी तरह कोई सर्वाइवर काम कर रहा है और आगे बढ़ा है, तो हम भी कुछ करना चाहिए, वो निकलेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। और सभी राज सर हैं, एसडीएम साहब, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। तो आज हमें तहसील मेरठ में हमें जगह दी गई है। हमने यहाँ पे कैंटीन रन भी कर चुके हैं, और हम उनके बहुत आभारी हैं। अब आपका काम ठीक चल रहा है? हाँ, हमारा काम अभी धीरे धीरे होता जा रहा है अच्छा, क्योंकि अभी 1 महीना मंथ हुआ है। इस मंथ में काफ़ी पहले से आपके जैसे और जो सर्वाइवर्स हैं, एसिड सर्वाइवर्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस तरह से, क्या बोलना? आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो बिल्कुल अपने आप को घर में अंदर बंद किए हुए बैठे हैं? बस हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और जो हम कर सकते हैं शायद वो कोई और ना कर सके। इसलिए घर से बाहर निकलना चाहिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। और घर बैठे बैठे कुछ नहीं हो पाएगा, दम घुटते घुटते कोई बेनिफिट नहीं है। बाहर निकलो, काम करो, और जो सोचेंगे वही हो पाएगा। बहुत बहुत आपके हौसले को सलाम है शानवाज भाई। तो इस तरह की जो कहानियां हैं, ये उन एसिड सर्वाइवर्स की हैं जिन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक ये सारे जख्म जो है वो झेले हैं, आज भी झेल रहे हैं। लेकिन इस समाज के बीच जहां उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, अपनी जगह बनाने की उन्होंने कोशिश की है, और उसके लिए उनको ओजस्वी राज जो यहाँ पर ट्रेनी IAS थे, उनका सपोर्ट मिला। मेरठ में जो डीएम हैं दीपक मीना, उनका सपोर्ट मिला, और तहसील में एक छोटी सी कैफेटेरिया उन्होंने शुरू की है। कैमरा सेवक सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।